सभी खर्चे को नहीं खर्च करें। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बेटे। मोनिका चौधरी, पिंकी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। हाँ बेटा, आज अपन क्या लेंगे, रिक्सिया फिनिश हो जाएगा आज अपना। रिक्सिया को फिनिश कर लेते हैं। आशिता को एडमिट कर देते हैं। आशिता दादीज भी आ गई। आशिता, ठीक है। कल बेटा रिक्सिया के स्पोरोफाइट की बात कर रहे थे, तो आज अपन देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम इन रिक्सिया। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन रिक्सिया। तो पहले इंग्लिश में सीखो, सुनो। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट in rexia takes place by a transverse wall. It results in two cells of almost similar size. क्योंकि पहला डिवीजन क्या होता है, जो युग्मनज है, जाइगोट है, उसमें फर्स्ट डिवीजन, पहला विभाजन कैसा होता है,
अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। द सेकेंड डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज एट राइट एंगल्स टू द फर्स्ट वन। जाइगोट का दूसरा विभाजन पहले विभाजन के 90 डिग्री समकोण पर होता है। एंड द सेकेंड डिवीजन ऑफ द जाइगोट results in the formation of a four-celled quadrant, मतलब जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकीय क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। मतलब रिक्सिया में जब स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट का पहला विभाजन कैसा होता है? अनुप्रस्थ भित्ति के कारण होता है, तो जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। अब ये दोनों कोशिकाएं फिर से विभाजित होती हैं। मतलब जाइगोट में जो सेकेंड डिवीजन होता है वो पहले विभाजन के समकोण पर होता है, जिससे 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। इन 4 कोशिकीय सेल्स को, मतलब 4 सेल स्टेज क्या कहलाती है? क्वाड्रेंट कहलाती है। Then another vertical division occurs at right angles to the preceding one, which gives rise to an 8-celled embryo. जब क्वाड्रेंट बन जाता है बेटा, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, तो फिर से एक वर्टिकल डिवीजन होता है, उदग्र विभाजन होता है, और इससे एक ऑक्टेंट बनता है। 8 सेल्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये ऑक्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऑक्टेंट कहलाता है। And all the cells of the octant are almost of similar size. Then subsequent divisions occur in all the possible planes until a more or less spherical mass of 20 to 40 cells are formed. The superficial cells of the mass undergo periclinal divisions, resulting in an outer epithecium layer and a central mass of cells called the endothecium. अब मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, डायग्राम समय समझेंगे इसे। एक मिनट। रेक्सिया के डेवलपमेंट की स्लाइड बता रही हूँ। उसमें डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन रेक्सिया। देखो बेटा, ये वाली स्लाइड है, देख पा रहे हो इसे? ये वाली स्लाइड सबको दिखाई दे रही है ना? हाँ बेटा, इसमें मैं क्या बता रही हूँ? ठीक है बेटा। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम इन रेक्सिया, मतलब रेक्सिया में बीजाणुत्भेद का परिवर्धन कैसे होता है। तो निषिक्तांड में, ये आप ए डायग्राम देख रहे हो, इसमें देख रहे हो जो अंड केंद्रक है, एग न्यूक्लियस है, वह मेल न्यूक्लियस है, नर केंद्रक है, वो आपस में संयोजित होकर किसका निर्माण करते हैं? मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म द जाइगोट। तो जो बी डायग्राम में आप देख रहे हो वो युग्मनज देख रहे हो, जाइगोट देख रहे हो, और ये जो जाइगोट है अपने चारों ओर सेल्यूलोज भित्ति को स्रावित कर लेता है और निषिक्तांड में oospore में परिवर्तित हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं। जो निषिक्तांड में पहला विभाजन, फर्स्ट डिवीजन, अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। ये जो आप सी डायग्राम में देख रहे हो, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, और ये 2 कोशिकाएं समान आमाप की होती हैं। मतलब निषिक्तांड में पहला विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप समान आकार की 2 कोशिकाएं बनती हैं। ऊपरी कोशिका एपीबेसल सेल कहलाती है। बेटा जो अपर सेल है is called as epibasal cell and the lower cell is called as hypobasal cell. निचली कोशिका अग्राधर कोशिका कहलाती है। बेटा जो ऊपरी कोशिका है, अपर सेल है, उसको एपीबेसल सेल कहते हैं, अध्याधर कोशिका कहते हैं, और जो सी डायग्राम में निचली कोशिका है, लोअर सेल है, उसको अग्राधर कोशिका कहते हैं, हाइपोबेसल सेल कहते हैं।
अब देखना डी डायग्राम में दूसरा विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है, मतलब वर्टिकल डिवीजन लॉन्जिट्यूडनल उदग्र भित्ति के द्वारा होता है, जिससे 4 कोशिकीय क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। ये देख रहे हो अपन को डी डायग्राम में 4 कोशिकाएं बन रही हैं, इनको क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। मतलब दूसरा डिवीजन, दूसरा विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है, जिससे 4 कोशिकीय क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। अब तीसरा विभाजन भी उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। इसमें फिर तीसरा विभाजन भी बेटा उदग्र भित्ति के द्वारा होता है, और जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जिसे कहते हैं ऑक्टेंट कहते हैं। मतलब तीसरा विभाजन भी उदग्र भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकीय भ्रूण अष्टांशक ऑक्टेंट का निर्माण होता है। अब बेटा ई डायग्राम में देखना, अष्टांशक की सभी कोशिकाओं में विभिन्न तलों में विभाजन होते हैं, जिससे 20 से 40 कोशिकाओं की गोलाकार संरचना बन जाती है। इसमें जो ई डायग्राम है, इसमें क्या देख रहे हो? 20 से 40 कोशिकाओं की गोलाकार संरचना बन जाती है। इस कोशिका समूह की सतही कोशिका में एक परिणतिक विभाजन होता है। क्या होता है? इस कोशिका समूह की सतही कोशिकाओं में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक एम्फीथीशियम, ये देख रहे हो आप एफ डायग्राम में, एक एम्फीथीशियम मतलब बाह्य स्तर, बहिस्थिसियम, जिसके फलस्वरूप एम्फीथीशियम तथा केंद्रीय कोशिका समूह एंडोथीशियम का विभेदन हो जाता है। मैंने इंग्लिश में भी क्या बताया था? द सुपरफिशियल सेल्स ऑफ दिस मास, मतलब the superficial cells of this mass undergo periclinal division, as a result of which an outer amphithecium and a central mass of cells called the endothecium are formed. वापस से बता रही हूँ कि इस कोशिका समूह की सतही कोशिका में परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक एम्फीथीशियम, बहिस्थिसियम तथा केंद्रीय कोशिका समूह एंडोथीशियम अंतस्थिसियम का विभेदन हो जाता है। अब एम्फीथीशियम क्या है? एम्फीथीशियम की कोशिकाओं में केवल अपनतिक विभाजन होते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे बंध्य संरक्षी एक स्तरीय भित्ति अथवा जैकेट का निर्माण हो जाता है। ये जो देख रहे हो आप जैकेट बन गई, किसकी? कैप्सूल जैकेट। मतलब एम्फीथीशियम की सेल्स में केवल अपनतिक विभाजन होते हैं बेटा, जिससे एक बंध्य प्रोटेक्टिव संरक्षी एक स्तरीय भित्ति अथवा जैकेट का निर्माण होता है। ये देख रहे हो कैप्सूल जैकेट। और एंडोथीशियम की कोशिकाएं प्रपसूतक, एंडोथीशियम की कोशिकाएं आर्केस्पोरियम के रूप में कार्य करती हैं। किसके रूप में कार्य करती हैं? आर्केस्पोरियम के रूप में कार्य करती हैं, जिसके फलस्वरूप प्रपसूतक कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर बीजाणुजन ऊतक का निर्माण करती हैं। ये देख रहे हो बीजाणुजन ऊतक का निर्माण कर लेती हैं। एक बार स्टॉप शेयर कर रही हूं मैं, ठीक है बेटा। बीजाणुजन ऊतक का निर्माण कर लेती हैं। वापस से मैं शेयर करती हूँ उसी स्लाइड को। हाँ बेटा। प्रपसूतक का मतलब क्या होता है? प्रपसूतक का मतलब होता है बेटा आर्केस्पोरियम। वापस सुनना बेटा, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। द सेल्स ऑफ द एम्फीथीशियम
divide only anticlinally and form a single layered sterile jacket of the sporogonium। मतलब कहने का मतलब है जो एम्फीथीशियम की कोशिकाएं हैं वो एंटीक्लाइनली डिवाइड करती हैं और स्पोरोगोनियम की जैकेट बनाती हैं। इसी प्रकार आपने पूछा प्रपसूतक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आर्कियोस्पोरियम। तो अभी आपका क्वेश्चन का जवाब आ रहा है द एंडोथीशियम। जो बेटा एंडोथीशियम था इट बिहेव्स एज आर्कियोस्पोरियम। ये एंडोथीशियम आर्कियोस्पोरियम प्रपसूतक की तरह व्यवहार करता है या कार्य करता है। एंड द सेल्स divide repeatedly to form a mass of sporogenous cells, to form a mass of sporogenous cells। मतलब एंडोथीशियम की कोशिकाएं प्रपसूतक के रूप में आर्कियोस्पोरियम के रूप में कार्य करती हैं और आर्कियोस्पोरियल सेल्स प्रपसूतक कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करती है। अब बीजाणुजन ऊतक की अंतिम पीढ़ी की कोशिकाएं बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं, स्पोर मदर सेल्स कहलाती हैं और स्पोर मदर सेल्स बीजाणु मात्र कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होकर गोलाकार हो जाती हैं। तो बेटा द लास्ट जनरेशन of the sporogenous cells are the potential spore mother cells। कहने का मतलब है all the spore mother cells are fertile and they have the potential to form the spore tetrads। जो सारी बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं बेटा वो कैसी होती हैं, फर्टाइल होती हैं। सब सारी मतलब स्पोर मदर सेल्स बीजाणु मात्र कोशिकाएं फर्टाइल होती हैं और वो स्पोर टेट्राड्स बीजाणु चतुष्क बनाने की क्षमता रखती हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि बीजाणु मात्र कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होकर गोलाकार हो जाती हैं और कुछ बीजाणु मात्र कोशिकाएं रुद्र वृद्धि हो जाने से अवघटित होकर नर्स सेल्स पोषक कोशिकाओं का कार्य करती हैं। क्या बताया कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार बेटा जो स्पोर मदर सेल्स है बीजाणु मात्र कोशिकाएं वो अपघटित हो जाती हैं, मतलब वो नष्ट हो जाती हैं और अपघटित होकर पोषक कोशिकाओं नर्स सेल्स का कार्य करती हैं और इन रुद्र वृद्धि पोषक कोशिकाओं को मार्केशियस गण के अन्य सदस्यों में मिलने वाले इलेटर्स का पूर्वाभास माना गया है। मतलब प्रत्येक क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है। बेटा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? द स्पोर मदर सेल्स undergo meiosis to form haploid spores. This is called as sporogenesis। मतलब जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। अब बीजाणु चतुष्क के चारों ओर चतुष्क में क्या है, 4 बीजाणु हैं, तो बीजाणु चतुष्क के चारों बीजाणु मात्र कोशिका भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं। तो बीजाणु चतुष्क की प्रत्येक कोशिका अपने चारों ओर समांग कैलोस परत स्रावित करती है, जिसके भीतर की ओर भित्तियों का निर्माण होता है। तो कैलोस परत में मात्र कोशिका भित्ति के लुप्त होने पर चतुष्क के चारों बीजाणु पृथक हो जाते हैं। मतलब रिक्सिया की अधिकतर जातियों में अगुणित गुणसूत्र संख्या होती है। मतलब in most of the species of Rexia, haploid
chromosome number, that is n is equal to 8 is found. लेकिन रिक्सिया की विभिन्न जातियों में विभिन्न बॉटनिस्ट ने भिन्न भिन्न संख्या का उल्लेख किया है। जैसे कि बेटा एक जाति है रिक्सिया कैलिफोर्निका में अगुणित गुणसूत्र संख्या 9 होती है, मतलब n इज इक्वल टू 9 होता है। इसी प्रकार रिक्सिया गेंजेटिका में n इज इक्वल टू 24 होता है। अब अपन लास्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोगोनियम इन रिक्सिया। रिक्सिया में परिपक्व बीजाणुघृत की संरचना। तो एक